प्रिय छात्रों, आज हमने इस वीडियो में कक्षा 12वीं का एक गद्य सुभाष महामानव को समझाने की कोशिश की है, जो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। 12वीं कक्षा के लिए तो ये महत्व का है ही है, साथ साथ 10वीं कक्षा के लिए भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। शुरुआती पीले बैकग्राउंड के अंदर हमने जो समझाया है वो 10वीं कक्षा के लिए शॉर्ट नोट के रूप में कई बार पूछा गया है, और इसके बाद 12वीं कक्षा में जो गद्य लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, इनको समझने की कोशिश की है। फिर भी आपको भी शुरुआती जो समझ दी गई है वो विषय प्रवेश के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे भी। और हाँ, सब्सक्राइब करना और लाइक करना आप नहीं भूलेंगे। आप पर हमारा ये विश्वास है। तो शुरू करते हैं अब। सुभाष बाबू का वैयक्तिक परिचय। सुभाष बाबू का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत के सामने स्वातंत्र सेनानी के रूप में उन्होंने काम किया था। बहुत ही कठिन ICS की परीक्षा इन्होंने चौथे नंबर से पास की। क्रांतिकारी बनने की प्रेरणा। कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में अंग्रेज अध्यापक ओट द्वारा रंगभेद की नीति और छात्रों के साथ अपमानजनक व्यवहार से सुभाष बाबू के मन में क्रांति के बीज अंकुरित हो उठे और भारत के हिंद महासभा के सक्रिय सदस्य बन गए। गांधी जी के विचारों से अनबन। गांधी जी के विचारों से कुछ खास मेलजोल न होने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजकीय पक्ष की स्थापना की। ब्रिटिशरों के विरुद्ध लोगों में जागृति लाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। इस कारण से ब्रिटिशरों द्वारा वे पकड़े गए। जेल से पठान के छुपे वेश में कोलकाता से पेशावर, काबुल, ईरान, रशिया होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां के भारतीयों ने उनका स्वागत किया। वहां बर्लिन से रेडियो के द्वारा इन्होंने अपने देश के लोगों को ब्रिटेन के सामने बगावत करने को संबोधित किया। लश्करी एकम की स्थापना। सुभाष बाबू ने जर्मनी से पहले रोम और बाद में पेरिस में लश्करी एकम की स्थापना की, जिनमें 3000 भारतीयों की भर्ती की गई। भारत से भागकर जापान में वो स्थित हुए और क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने सभी को एक करके भारत को स्वाधीन करवाने हेतु इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी कि आज़ाद हिंद फौज नाम की मध्यस्थ संस्था की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज में विश्व के सभी देशों से जहां भारतीय रहते थे, जैसे मलाया, जापान, चीन, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, अंडमान, ब्रह्मदेश वगैरह देशों से करीबन 100 प्रतिनिधि वहां हाजिर रहे। जापान का साथ।
उस समय जापान के वड़ा प्रधान तोजो ने हिंद के स्वराज्य के लिए सहायता की। इसके बाद सुभाष बाबू जापान से सिंगापुर गए। वहां से आजाद हिंद फौज के मुख्य नेता बने और उनको नेताजी नाम से संबोधित किया गया। नेताजी ने सैनिकों को चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा एवं जय हिंद के सूत्र दिए। नेताजी की रहस्यमयी मौत। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने ब्रिटेन की ओर से युद्ध किया और जापान पर बम बरसाए, जिससे जापान अमेरिका से झुक गया, यानी कि सरेंडर हो गया। तो आजाद हिंद फौज को जापान से मिलती सहाय बंद हो गई। उस वक्त नेताजी विमान के द्वारा बैंकॉक और वहाँ से साइगोन, ताइयाई विमान मथक पर पहुँचे और विमान से जाते समय विमान में आग लग गई और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। तो छात्रों, ये था कक्षा 10वीं के लिए परीक्षा में पूछा जाने वाला शॉर्ट नोट। और अब हम शुरू करते हैं कक्षा 12वीं का गद्य सुभाष मानव, सुभाष महामानव। सुभाष बाबू के बारे में अटकलें। सुभाष चंद्र बोस जब भारत से गए थे तब लोग यह अटकलें लगाते थे कि वे बीमार हैं और घर से बाहर नहीं निकलते, पर विदेश से भी बाहर चले गए थे। एक रहस्य उत्पन्न हुआ। जब वे युद्ध से लौटे तब लोगों ने सोचा कि वे अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाएंगे और बंदी बना लिए जाएंगे, पर अटकलें रही। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब बरसाए थे और इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था, तो उस जापान की ओर से लड़ने वाले सुभाष बाबू हो सकता है कि अमेरिका के द्वारा बंदी बना लिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। ये अटकलें मत। विमान अज्ञात लोक में। फिर सुभाष बाबू का विमान उड़ा अज्ञात लोक के लिए। अज्ञात मतलब जिसका कोई ज्ञान न हो वो। तरह तरह की लोगों ने अफवाहें फैलाई, विमान गिरने, टूटने और सुभाष बाबू के अनंत लोक के यात्री हो जाने की। अनंत लोक के यात्री मतलब जिसका अंत नहीं है, ऐसा, यानी कि वो स्वर्गवासी हो गए। पर देश के लोगों को उनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं हुआ। वे सोचते रहे कि सुभाष बाबू किसी दिन, किसी वेश में, किसी देश में अवश्य आ जाएंगे। वे आज भी भारत के लोगों के मन पर है। वे उनकी कल्पनाओं में छाए हुए हैं। इसलिए भारतीय मन उनका श्राद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब सुभाष बाबू जी का विमान जो उड़ा था और ऐसा समाचार मिला कि इनका विमान जल चुका है और इसमें वो घायल होकर अस्पताल में मर गए हैं। ऐसी अफवाहें फैली, पर हमारे देश के लोगों को
विश्वास नहीं था। देश के लोग यही सोचते थे कि सुभाष बाबू किसी न किसी दिन, किसी वेश में, किसी देश में अवश्य आएंगे और इसीलिए भारतीय लोग इनका श्राद्ध करने को तैयार नहीं हुए। श्राद्ध मतलब मर जाने के बाद की जाने वाली विधि, वे रहस्य हो गए। सुभाष बाबू रहस्य हो गए। रहस्य मतलब एक प्रकार का सस्पेंस। वैसे इस देश के सामंत यानी कि राजा, वीर योद्धा और बलिदानी प्रायः रहस्य होते आए हैं। इसी प्रकार सुभाष बाबू भी एक रहस्य हो गए। वे अपमानों को अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। मतलब जब इन पर कोई दाग लगता है, इन पर कोई आक्षेप आता है, तो वो खुद स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब वरदान मिलना होता है यानी कि कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो उस समय वे रहस्य हो जाते हैं। तो यही वीरों का, योद्धा का और बलिदानियों का प्रायः ये होता आया है। और इस प्रकार से वे देश बंधु दास की खोज। अगर बात करें सुभाष बाबू कैसे क्रांतिकारी बने, तो सुभाष बाबू क्रांति के मार्ग पर स्वयं नहीं आए थे। उनकी खोज की थी देश बंधु दास जी ने। वे विलक्षण सेनानी बने। बाद में सुभाष बाबू विलक्षण सेनानी बने और रहस्य तो उनका स्वभाव ही था। तो इस प्रकार से देश बंधु दास जी ने सुभाष बाबू की खोज की। जीवन यात्राएं। अब देखते हैं हम सुभाष बाबू जी की जीवन यात्रा। सुभाष बाबू की जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। कुछ पता भी नहीं चलता था। जा रहे थे ICS का इम्तिहान देने, यानी कि जो कठिन से कठिन परीक्षा होती है, ऐसे ICS का इम्तिहान मतलब परीक्षा देने के लिए, और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में। मतलब इन्होंने अपना अभ्यास छोड़ दिया और क्रांतिवादी के दल में वो पहुंच गए, जिनका नेतृत्व CR दास कर रहे थे। फिर उन्होंने ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बनाया। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, जो हम पर राज कर रहे थे, और इनके जो शत्रु थे जापान, तो इनको मित्र बना दिया और युद्ध की सेना के सिपह सालार बन गए। सिपह सालार यानी कि सिपाहियों के नेता, बड़ा सिपाही, अफसर। मित्र राष्ट्रों के जीतने पर, और जब जापान के सामने जो देश थे वो जीत गए, जापान हार गया, तो उस समय भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को, मतलब इंग्लैंड वालों को, ब्रिटेन वालों को मजा चखाने ही जा रहे थे। मजा चखाना मतलब दंड देना, कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से वे पहुंच गए देवलोक। सुभाष बाबू का जीवन पथ संघर्षमय रहा। देश बंधु के निधन के बाद बंगाल के नेतृत्व से वे वंचित रह गए। कोलकाता कांग्रेस में 1928 में उन्हें ठोकर मिली। स्विट्जरलैंड से उन्होंने देशवासियों को गांधी जी के नेतृत्व से दूर रहने को कहा, लेकिन वहां से लौटे तो स्वयं गांधी जी के आशीर्वाद से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी ग्रहण की। फिर पट्टाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर कांग्रेस की गद्दी जीती। सुभाष बाबू
आजादी प्राप्त करने के लिए युद्ध के समर्थक थे। वो यही मानते थे, सठम प्रति साठ्यम, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना। और इसी बात से गांधी जी से उनका जो अंतर हुआ, दोनों के बीच जो दूरी बनी, वो यही बात थी। वे युद्ध के द्वारा आजादी लेने के लिए निश्चित थे। तरुण उनकी सेना के सिपाही थे। तरुण यानी कि युवा वर्ग। कोलकाता में सुभाष बाबू पर स्कॉटलैंड यार्ड में प्रशिक्षित पुलिस का कड़ा पहरा था। वो जब कोलकाता आए तब इनके इर्द गिर्द ट्रेन हुए स्कॉटलैंड यार्ड में शिक्षा प्राप्त किए हुए जबरदस्त पुलिस का पहरा था। फिर वे पुलिस को चकमा देना मतलब धोखा देना, पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। फिर हिटलर का उन्हें भारत का प्रथम वाइसरॉय बनाना, हिटलर के वो मित्र थे, तो वो चाहते थे कि सुभाष बाबू भारत के प्रथम वाइसरॉय बने। महीनों उनके बारे में कोई समाचार ना मिलना और उनकी मृत्यु की दुशंका शेगांव रेडियो से भारतीयों से बोलना। इन्होंने आखिरी बार संबोधित किया था भारतीयों को शेगांव रेडियो से। आजाद हिंद सेना बनाना और वहां जाकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जो हमने आगे देख लिया है। और युद्ध, और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध बना। फिर तूफान के हाथों अपने आप को सौंप देना, यानी कि आज आजादी मिलने पर सब सुभाष बाबू का गुणगान करते हैं। आजाद हिंद फौज के सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए। जय हिंद का नारा सरकार का नारा बन गया। आज भी सुभाष बाबू किसी और से आ जाए तो भी पूजा पाएंगे, इनकी पूजा होगी। मतलब आज भी भारतीय सुभाष बाबू को भूल नहीं पाए।